हेलो गाइस, आपका हमारे संजय स्टेडियम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3 की फिजिक्स की वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो यानी कि पीछे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इस चैनल पर और आप 9th से लेके बीएससी तक की प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो तरंग गति और ध्वनि की होने वाली है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा कंटेंट है वेव मोशन एंड साउंड यानी कि तरंग गति और ध्वनि जाते हैं, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये वीडियो आप एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर ही आपके लिए इनकी टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट हम क्रम से डालेंगे। दोस्तों, हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको साबित होंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तरंग गति की और ध्वनि की। तो किसको हम तरंग कहते हैं ये हम जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम मान लिया एक ये तालाब है और इस तालाब में इस प्रकार से पानी भरा हुआ है, पानी का मतलब जल भरा हुआ है, ठीक है। ये यदि हम कोई पत्थर इसके अंदर फेंक दें, ये पत्थर हमने फेंक दिया तो पत्थर क्या करता है, जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर जल को नीचे की ओर ले जाता है, तो ऊपर कुछ जगह खाली हो जाती है, तो उसके जो पड़ोसी होता है उस जगह को भरने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर जहाँ पर वो उसका पड़ोसी जहाँ से अपने स्थान से आया उस स्थान से आकर फिर वो उसकी जगह को भरने की कोशिश करता है। फिर तीसरा जो पड़ोसी है वो अपने स्थान को छोड़कर आया है तो उसका स्थान खाली हो जाता है, फिर उसका जो पड़ोसी है वो उस स्थान को भरता है। तो इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है और क्रम ये कहाँ तक चलता है, एंड तक चलता रहता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि सबकी पूर्ति न हो जाए, यानी कि जैसे लेवल में था जल भरा हुआ वो उसी लेवल में ना जाए, ये आपको सबको पता है। तो ये स्थिति कैसी होती है दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। इसमें इस प्रकार से एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, हमने जो पत्थर गिराया था जल में तो उस पत्थर ने गोल जगह बनाई थी, तो इस प्रकार से गोल स्थिति इस प्रकार की बनती चली जाती है जल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विक्षोभ। इसी को क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। तो एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ये विक्षोभ ही तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इस विक्षोभ को ही हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, यानी कि तरंग। क्लियर है ना, तरंग किसे कह रहे हैं हम, यानी कि यांत्रिक तरंग, मैकेनिक्स वेव हम किसको कह रहे हैं, ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं कि किसी द्रव्यात्मक, तो द्रव्यात्मक, ये ध्यान से सुन लेना कि किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में, तो द्रव्यात्मक माध्यम कौन सा हो सकता है, ये 3 प्रकार का माध्यम हो सकता है, ये आपको याद रखना है। पहला माध्यम कौन सा है, फर्स्ट ठोस माध्यम, कौन सा, ठोस। दूसरा द्रव माध्यम और तीसरा गैस माध्यम। तो ये जो 3 प्रकार के माध्यम है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को हम द्रव्यात्मक कहते हैं, यानी कि द्रव्य कहते हैं। क्लियर है। तो ये द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ है, जैसे यहाँ पर जल है, इनमें से एक है, देखो ये द्रव, और जल क्या होता है, द्रव होता है। इस तालाब में द्रव भरा हुआ है, तो एक माध्यम है इसका। द्रव माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ है, ये जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है इस प्रकार का, इस विक्षोभ में एक कण से दूसरे कण में होता हुआ, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में होता हुआ एक स्थिर गति से आगे बढ़ता चला जाता है। देखो ये आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से, एक स्थिर गति से। किस प्रकार से बढ़ा है, आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसी विक्षोभ को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्लियर है। हमने क्या डेफिनेशन बताई, हमने बताई कि किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक कण से दूसरे कण में होता हुआ एक स्थिर गति से आगे बढ़ता है, इसी विक्षोभ को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हम क्या लें इसकी, मान लिया ध्वनि तरंग की हमने बात करी, तो ध्वनि तरंगे, पानी में उत्पन्न तरंगे और स्प्रिंग तरंगे, ये सब की सब जो तरंगे होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं, यानी कि मैकेनिक्स वेव कहते हैं, यानी कि यांत्रिक तरंगे। याद रखना इसको, क्या कहते हैं हम, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब देखो मैंने बात की यहाँ पर द्रव, तो द्रव में उत्पन्न तरंगे तो ये है, यानी कि पानी में उत्पन्न तरंगे हैं। अब ध्वनि में उत्पन्न तरंगे कैसे होती है, जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा मुंह है, हम बोल रहे हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ध्वनि तरंग कैसे निकलेगी, इस प्रकार से। देखो ये छोटी सी, फिर इस प्रकार से बड़ी, इस प्रकार से ये इसका जो स्थिति है वो इस प्रकार से फैलती चली जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ध्वनि तरंगे, इसको हम कहेंगे ध्वनि तरंगे। इस प्रकार से स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग जिस प्रकार की उसमें उसी प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी। जैसे मान लिया स्प्रिंग इस प्रकार की है तो इसमें इसी प्रकार की तरंगे उत्पन्न होंगी। क्लियर है, ये स्प्रिंग। तो रस्सी में भी इस प्रकार से उत्पन्न तरंग होती है, देखो ये
जैसे हमने स्प्रिंग की बात करी तो स्प्रिंग के अनुसार ही रस्सी में ये तरंग उत्पन्न हो रही है। तो ये है पानी में उत्पन्न तरंग, ये ध्वनि तरंग और ये स्प्रिंग की तरंग। ये तीनों की तीनों क्या हैं, इसको हम कह रहे हैं यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिक्स वेव। क्लियर है। यांत्रिक तरंगों के संचरण यानी कि इनके चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अभी बात करी माध्यम कौन सा, ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी माध्यम हो सकता है। तो इन तीनों के कोई से न कोई से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है इन तरंगों को चलने के लिए। क्लियर है। इनके द्वारा केवल एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो तरंगे होती हैं ये इनके द्वारा केवल और केवल क्या चीज़, ऊर्जा, केवल और केवल ऊर्जा तथा संवेग, ये याद रखना, तथा संवेग, यानी कि इन तरंगों के द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग ही चलते हैं, यानी कि ये ही संचरित होते हैं और बाकी कुछ संचरित नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि द्रव्यात्मक संचरित नहीं होता है। ये जो मीडियम है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ये संचित नहीं होता है। ठीक, देखो हमने देखा था तरंग जो चल रही थी वो यहाँ से बाहर की ओर चल रही थी, लेकिन जो जल था वो अंदर की ओर चला, वो उसकी जगह घेरने के लिए चल रहा था, इसलिए घेरे बनते चले गए इस प्रकार से। ठीक, तो ये तो यहाँ पर हमने देख रहा है, लेकिन एक स्थिति से दूसरी स्थिति यहाँ तक यही, ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जल आ रहा है, नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ का जल यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बीच में से हुई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इस प्रकार से तरंग आगे की ओर बढ़ती चली गई है। तो हम देखते हैं कि तरंग की दिशा में जो है वो मीडियम नहीं चल रहा है, मतलब जो मीडियम है वो मीडियम उसकी गति में नहीं चल रहा है आगे की ओर। क्लियर है ना। तो हमने देखा ये तो नहीं चला, ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इसमें ट्रांसफ़र क्या क्या चीज़ हो रही है, केवल और केवल ऊर्जा होती है और संवेग होता है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर यांत्रिक तरंगों के प्रकार की, किसके प्रकार की। ठीक है, यांत्रिक तरंग जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यांत्रिक तरंगों की, तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार कौन सा होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको कि अनुप्रस्थ को, अनुदैर्घ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हम अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और जो अनुदैर्घ्य होती हैं इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहते हैं इसको हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है। तो हमने ये बता दिया कितने प्रकार की तरंगे हैं, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। यहाँ पर आपको कुछ समझना हो तो आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग की, कि अनुप्रस्थ तरंग जो हैं वो क्या होती हैं, किन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एक एक चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट समझते रहना, क्योंकि प्रत्येक जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ को मैंने अंग्रेजी में क्या बताया था आपको, हम पहले की बात कर रहे हैं फर्स्ट की, तो इसको हमने कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो क्या होती हैं, किसे हम कहते हैं, ये चीज़ समझते हैं कि जब तरंग के, यानी कि जो तरंग है, जब तरंग के चलने के कारण, माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंग को ही हम ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्लियर है। ये जो तरंगे हैं ये तरंगे सरंग और गर्त के रूप में चलती हैं। किसके रूप में, तरंग, सरंग और गर्त। तो ये सरंग को अंग्रेजी में कहते हैं हम क्रेस्ट और गर्त को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, अब ये किस रूप में चलती हैं इसको देखो, समझ लेते हैं कि मान लिया ये एक दीवार है और इस दीवार से एक रस्सी को बांध दिया और हाथ से अगर हम इस प्रकार से हिलाएं तो उस रस्सी की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये हमने हाथ से यहाँ से हिलाया, ठीक है, इस प्रकार से हमने हाथ से इस रस्सी को झटका दिया और ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से ये बंधी हुई है, तो हमने देखा रस्सी की कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो ये जो तरंग है हमारी ये कैसी होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। अगर हम जल की बात करें, जल के अंदर जैसे मान लिया किसी इस प्रकार से बर्तन में जल भरा हुआ है, उसमें अगर हम इसको हिलाएं बर्तन को, तो इस जल की स्थिति कैसी हो जाएगी, इस प्रकार की,
इसमें इस प्रकार से एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा दोनों स्थिति सेम सी लग रही है आपको। ठीक है, सेम होंगी। तो ये स्थिति जो है इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखो गर्त की बात करिए, गर्त और सुरंग ये क्या होता है? देखो सुरंग तो होता है ये कि जैसे मैंने बता रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वेव किसे कह रहे हैं कि जब तरंग के चलने के कारण माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर, तो तरंग किधर की ओर चल रही है? तरंग चल रही है ये इधर की ओर, इधर से नहीं, इधर से हम ला रहे हैं तो इधर की ओर चल रही है। ठीक है, जिधर स्थल बिंदु होगा उधर की ओर ये तरंग चलेगी। तो हमने देखा ये इधर की ओर चली, लेकिन माध्यम के जो कण है वो किधर की ओर संचित होंगे या कंपन करेंगे? देखो यहाँ से इधर से करेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर करेंगे नीचे की ओर। तो ये जो माध्यम के कण जिधर की ओर कंपन कर रहे हैं, जैसे ये ऊपर की ओर कंपन कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सुरंग। क्या कहेंगे? इसको हम सुरंग कहेंगे, ये सुरंग होगा। और जो माध्यम के कण नीचे की ओर कर रहे हैं इसको हम कहेंगे गर्त, ये गर्त होंगे। ठीक है, जब माध्यम के कण जो है ऊपर की ओर गति करते हैं, ऊपर की ओर कंपन करते हैं तो उसको हम सुरंग कहते हैं, और जब तरंग के कारण माध्यम के कण नीचे की ओर गति करते हैं तो इसको हम कहते हैं गर्त। क्लियर है? दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो गर्त क्या है, सुरंग क्या है, ये समझ लिया आपने। और जो रस्सी है उस रस्सी को हमने देखा कि जब ये इस प्रकार से अपनी फॉर्म में आएगी तो ये स्थिति कैसी हो जाएगी? यहाँ से इस प्रकार की। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये स्थिति इसकी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये तरंग की जो गति है इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरे प्रकार होता है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? जब तरंग के चलने के कारण माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा में ही अगर कंपन करते हैं तो उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। तो अनुदैर्घ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, LONGI, लॉन्गिट्यूडनल, ये आई है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये क्या है? हमारा दूसरा प्रकार है। तो एक बार और समझ लो इसकी परिभाषा कि जब तरंग के चलने के कारण माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा में ही अगर कंपन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक बात की थी यहाँ पर, और बात किसकी की थी? जैसे मान लिया हम बोल रहे हैं या कोई साउंड की बात कर रहे हैं, आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से संपीड़न होता है कि जैसे मैं बोलूँगा तो मेरे मुँह से जो साउंड निकलेगा वो बाहर की मीडियम को क्या करेगा? आगे की ओर संपीड़ित करेगा। यानी कि संपीड़ित का मतलब उसको आगे की ओर धक्का लगाएगा, आगे की ओर धक्का लगता चला जाएगा और हमारा साउंड उसके साथ आगे की ओर चलता चला जाएगा। जिधर की ओर मेरा साउंड चल रहा है उधर की ओर वो जो है मीडियम भी चलता चला जाएगा, तो उसकी गति भी उधर की ओर ही होगी। तो इस प्रकार की तरंग को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो वायु में ध्वनि तरंगें चलती हैं वो तरंगें हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये जैसे मान लिया मेरा ये मुंह है और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो साउंड है वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, बाहर की ओर ये स्थिति होगी उसकी, बाहर की ओर इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम के कण हैं यानी कि जो माध्यम था, जो मेरे मुंह के आगे माध्यम था, वो माध्यम आगे की ओर इस दिशा में धकेलता चला जाएगा। तो हमने देखा कि जो तरंग है वो भी इसी दिशा में जा रही है और माध्यम भी इसी दिशा में ही धक्का लगा के, यानी कि जो तरंगे हैं ये धक्का लगाएंगे उसको इसी दिशा में, वो भी इधर इसी दिशा में गति करेगा और ये तरंगे भी इसी दिशा में गति करेंगे, यानी कि दोनों की जो गति है वो एक ही दिशा में हो जाएगी। तो इस प्रकार की तरंगों को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अगर हम कोई हुक से अगर किसी स्प्रिंग के द्वारा किसी बाट को बांध दें। मान लिया ये कोई हुक है, इस हुक के द्वारा एक स्प्रिंग बांध दी हमने इस प्रकार से और इस स्प्रिंग से हमने कोई बाट बांध दिया। ठीक है, इस बाट को हम ऊपर या नीचे की ओर खींच के, ऐसे नीचे की ओर खींच के छोड़ दें, तो छोड़ने पर ये इस प्रकार से अप डाउन यानी कि ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और फिर ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे अप डाउन होगा। तो इस प्रकार से जो इसमें तरंग उत्पन्न होंगी उस तरंग को भी हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे हम कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं कि जल के अंदर जो है वो चलने वाली जो तरंगे होती हैं, जल के अंदर जैसे मैंने पत्थर की बात करी तो उसमें इस प्रकार से जो तरंग चलेगी, ये वाली जो तरंगे होंगी, तो इसको भी हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, इसकी बात नहीं करी, ये बर्तन है, इस बर्तन में अगर भरे जल की बात करेंगे और बर्तन को अगर हम हिलाएंगे तो हिलाने पर जो इस प्रकार से वेव चलेंगे ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि हम पत्थर मारते हैं या कोई यहाँ से ये जल जो है किसी स्थान से नीचे की ओर जा रहा हो तो उसको पूर्ति करने के लिए जल ये आता चला जाएगा, तो इस प्रकार की जो वेव्स बनेंगी उसके अंदर उनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दोनों में डिफरेंस है, ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अब इसमें खास पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। यदि माध्यम के कण जो है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग, और अगर उसी दिशा में कंपन करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर है? अब बात करते हैं यदि माध्यम का जो है वो प्रत्यास्थता गुणांक ई हो। कितना हो? माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक क्या चीज़ हो? प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता की बात कर रहे हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो कितना हो? कैपिटल ई हो। ठीक, और घनत्व जो है वो डी हो। घनत्व कितना हो? डी, स्मॉल डी हो। तो न्यूटन के नियम के अनुसार जो है ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है प्रश्न भी, किसके अनुसार? न्यूटन के नियम के अनुसार। अब न्यूटन का नियम क्या ये भी समझाएंगे। न्यूटन के नियम के अनुसार ध्वनि की चाल, किसकी चाल? ध्वनि की चाल
कितनी होगी, बताइए जल्दी से दोस्तों। तो ध्वनि की चाल बराबर होगी E/D वर्गमूल में। ये होती है ध्वनि की चाल। किसके अनुसार है ये है न्यूटन के नियम के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर न्यूटन के नियम के अनुसार हमने देख ली चाल कितनी है, V=E/D अंडर रूट में है। यहाँ पर इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि न्यूटन के अनुसार जो है जब ध्वनि किसी गैस में चलती है तो गैस का ताप जो है वो स्थिर रहता है। ये याद रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दोबारा, किस में चलती है, गैस में, ठीक है। जब ध्वनि गैस में चलती है तो ताप जो है वो कैसा रहता है, गैस में ताप स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इस स्थिति में जो E की वैल्यू है, यहाँ पर जो E आया यहाँ पर, ये E क्या है इसको भी मैं समझाने वाला हूँ आपको। तो इस स्थिति में E बराबर होता है P के, किसके बराबर होता है, P। और ये P क्या है, ये होता है गैस का दाब। ये क्या होता है, P गैस का दाब होता है, ठीक है। अब ये इस E की बात करी मैंने, तो E क्या है, देखो ऊपर मैंने बताया था आपको, ये क्या प्रत्यास्थता गुणांक। ये जो प्रत्यास्थता गुणांक E है ये P के बराबर हो जाता है, यानी कि दाब के बराबर हो जाता है। और जब ये दाब के बराबर हो जाएगा तो तब जो ध्वनि की चाल है वो बराबर हो जाएगी P/D का वर्गमूल, ठीक है। ये हो जाएगी। हमने देखा कि इस वाली स्थिति से बदलकर ये वाली स्थिति में ध्वनि की चाल चेंज हो जाएगी। ये कौन सी स्थिति है, जब न्यूटन ने अपने नियम के अनुसार बताया था ध्वनि की चाल जो है V= जब प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो, E हो, और उसका घनत्व कितना हो, D हो, तब उस स्थिति में ध्वनि की चाल जो है V=√E/D। लेकिन अगर गैस में बात करें तो गैस में ताप स्थिर हो जाता है, तो E=P के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक P यानी कि गैस के दाब के बराबर हो जाता है। तो V= ध्वनि की चाल बराबर हो जाएगी √P/D। क्लियर है। इस सूत्र से जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ये जो सूत्र हमने देखा, इस सूत्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो V का मान होता है वो कितना आता है, ये आता है दोस्तों 278, ध्यान रखना 278 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी, कितना आता है इसका मान, V= आता है 278 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान आता है, जो कि एक प्रायोगिक मान से कम है। जो प्रायोगिक मान होता है ध्वनि की चाल का उससे क्या है, ये कम है। अब ये प्रायोगिक कितना होता है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे, और ये आपको पता भी है, ठीक है। जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए और आप बताइए कि ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है, जल्दी से बताइए। इसका जो प्रायोगिक मान है वो कितना है, V= ध्वनि की चाल का होता है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये ध्यान रखना, आप इस बात को भी याद रखना। न्यूटन के नियम अनुसार जो ध्वनि की चाल थी वो कितनी थी, V= थी, हमने देखा P/D का वर्गमूल। ये किसके अनुसार था, न्यूटन के अनुसार। तो अब देखेंगे हम लाप्लास के नियम के अनुसार, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास की बात करेंगे हम, लाप्लास। तो लाप्लास के अनुसार कितनी ध्वनि की चाल होगी, ठीक है। तो लाप्लास ने बताया था दोस्तों यहाँ पर कि तरंगों के चलने पर माध्यम में जो है वो ताप में परिवर्तन होता है, कि माध्यम में, यानी कि माध्यम में ताप में जो है वो परिवर्तन होता है। या याद रखना कि ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया नहीं होता, ठीक है, याद रखना ये न्यूटन ने बताया नहीं, और इसने बताया होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की स्थिति अलग अलग हो गई। तो लाप्लास ने बताया कि ताप में परिवर्तन होता है और न्यूटन ने बताया ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति में लाप्लास के नियम के अनुसार है, न्यूटन के अनुसार तो V= वर्गमूल में हो गया P/D। और ये चीज़ जो उसने बताई गैस के लिए बताई, ठीक है। ध्यान रखना कि न्यूटन ने सिर्फ और सिर्फ गैसों की स्थिति में ही ये सूत्र दिया था, गैस की स्थिति में ही, ठीक है, यानी कि गैस के लिए। उसने द्रव के लिए और ध्वनि के मतलब ठोस के लिए बात नहीं की। और यहाँ पर लाप्लास ने तीनों की बात की, द्रव की भी, ठोस की भी और गैस की भी। किस किस की बात की इसने बात की, ठोस की भी बात की इसने, ठोस की, ठीक है, ठोसों की बात की, और इसने द्रवों की भी बात की, द्रव की, और इसने गैस की भी बात की, ठीक है। और तीनों के लिए सूत्र अलग अलग बताया। क्या बताया इन्होंने, कि इन्होंने कहा कि जब ये ताप में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में, पहले इसको समझ लेते हैं फिर ये तीनों स्थिति समझेंगे, तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं नीचे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि लाप्लास ने बताया कि तरंगों के चलने पर माध्यम में ताप में परिवर्तन होता है। तो ताप में जब परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में जो प्रत्यास्था है, पदार्थ की जो प्रत्यास्था E है, यानी कि माध्यम की जो प्रत्यास्था E है वो γ/P के बराबर होती है। तो जब ये γ=P के बराबर होती है तो इन्होंने कहा कि जहाँ पर ये जो गामा है वो गामा का मान होता है Cp/Cv के बराबर। क्लियर है। तो इस स्थिति में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल, किसकी बात की उन्होंने, ध्वनि की चाल की बात की। तो ध्वनि की जो चाल है वो V= हो जाता है वर्गमूल में, ये किसके बराबर है, E के बराबर है। तो E की जगह हम क्या रख देंगे, किसके सूत्र में, न्यूटन के सूत्र में। तो E बराबर हमने P रखा था और यहाँ पर रखेंगे E बराबर γ/P। तो γ/P/D, ठीक है। ये सूत्र बन जाता है लाप्लास के नियम के अनुसार। उन्होंने यहाँ पर ये समझाया कि ठोसों में जो ध्वनि की चाल होती है, किसी में बात करें हम, ठोसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है V= यानी कि V बराबर वर्गमूल में कितनी हो जाएगी, Y/D।
अब ये y क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये है यंग मापांक, ये याद रखना, ये यंग मापांक है, ठीक है, यंग मापांक, मापांक क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। किसका यंग मापांक है, यानी कि जो ठोस है, ठोस का यंग मापांक है ये। अब बात करते हैं द्रव की। तो यहाँ पर द्रव की स्थिति में उन्होंने कहा कि द्रवों में जो ध्वनि की चाल है वो v इक्वल टू होती है वर्गमूल में k अपॉन d के बराबर। अब यहाँ पर बात करते हैं k की। तो ये क्या है, ये है द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या है, द्रव का ये k की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। k क्या है, द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब बात करते हैं गैस की, कि गैस में ध्वनि की जो चाल है वो लाप्लास ने क्या बताई, गैस में बताई इन्होंने कि v इज इक्वल टू गामा p अपॉन डी। किसके बराबर बताया कि v इज इक्वल टू गामा p अपॉन डी के बराबर इन्होंने गैस में ध्वनि की चाल बताई। क्योंकि देखो यहाँ पर न्यूटन ने जो बताई थी ध्वनि की चाल, ये बताई थी गैस की बात की, तो गैस की बात इसी सूत्र के आधार पर जो लाप्लास ने बताया कि उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि ताप में परिवर्तन होता है जब गैस में चलती है ध्वनि, जब गैस में ध्वनि चलती है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। ये लाप्लास ने बताया, न्यूटन ने बताया नहीं होता है। तो इस स्थिति में इन्होंने ये सूत्र बताया। तो ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम कहते हैं गैस में, ठीक है, गैस के लिए ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमने ये सूत्र रख दिया। अब इस स्थिति में मैंने बताया कि गामा का जो मान है यहाँ पर वो कितना होता है, गामा का मान होता है CP अपॉन CB। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम गामा का मान भी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गैसों के लिए जो मान रखा वो क्या रखा, इसी को हम इधर समझ लेते हैं सूत्र को। उन्होंने बताया कि v इज इक्वल टू गैसों के लिए जो फाइनल इक्वेशन है, हम ये वाली भी लिख सकते हैं कि गामा, और यहाँ पर P का मान लिख दिया उन्होंने। P का मान कितना लगा दिया, RT, और अपॉन में आ गया हमारा M, ठीक है, RT अपॉन M, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उन्होंने बताया कि v इज इक्वल टू गामा RT अपॉन M होता है, जहाँ पर R जो है, ये जो R है ये क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और T जो है वो गैस का परम ताप है। T क्या है, गैस का परम ताप, और M जो है वो गैस का अणुभार है। क्या है, ये गैस का अणुभार। क्लियर है, यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये लाप्लास के नियम के अनुसार एक सूत्र ये हो गया ठोस के लिए, ये द्रव के लिए हो गया, और गैस के लिए ये और ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये याद रखना, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट पॉइंट है, इसको नोट पॉइंट हम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नम आर्द्र वायु में, यानी कि जो नम स्थिति होती है, अगर नम वायु में बात करें तो ध्वनि का वेग जो है वो अधिक होता है। किसमें, नम वायु में। याद रखना कि नम वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है, यानी कि नम वायु में जो है ध्वनि का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। वायु की गति ध्वनि की चाल से सदिश रूप में जुड़ी रहती है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि वायु की जो गति है वो ध्वनि की चाल से सदिश रूप में जुड़ जाती है। किसमें, सदिश रूप में जुड़ जाती है। ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में सबसे अधिक और द्रवों में सबसे कम, यानी कि द्रवों में कम और गैसों में सबसे कम, ठीक है। याद रखना कि ठोस ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा, और फिर उससे कम जो है वो किस में रहेगी, द्रव में ध्वनि की चाल, और फिर सबसे कम जो रहेगी वो रहेगी गैसों में, ठीक है, गैस में। तो यहाँ से भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल जो है सबसे कम किस में है या सबसे अधिक किस में है। तो सबसे अधिक तो ठोस में होगी, और सबसे कम जो होगी वो गैस में होती है ध्वनि की चाल। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे कि आगे हमने बात कर ली यहाँ पर लाप्लास के नियम की और न्यूटन के नियम की बात कर ली, दोनों के नियम की हमने यहाँ पर बात कर ली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर एक बात और करते हैं कि अगर डोरी की बात करें हम, और तनी हुई डोरी की बात करें, और किसमें, अनुप्रस्थ तरंग की, ठीक है। जैसे हमने अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ी और एक अनुप्रस्थ तरंग पढ़ी, तो उसमें हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो तनी हुई डोरी में क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग होती है तो जाहिर सी बात है, तो हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं, तनी हुई डोरी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की गति, या अनुप्रस्थ तरंगों की गति। दोस्तों राइटिंग मेरी थोड़ी साफ नहीं आ रही है, तो आप इसको समझ रहे होंगे, मैं हाथों हाथ बोल, यानी कि आपको लिखते हुए बोल भी रहा हूँ। तो अगर आपको लिखा हुआ समझ ना आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ ये समझते रहना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितनी होती है, v बराबर होती है वर्गमूल में कैपिटल T अपॉन स्मॉल m। क्लियर है। और इसको हम या करके कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल T अपॉन नीचे m का मान लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। ये किसका मान है, द्रव्यमान m का मान है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी। द्रव्यमान m बराबर कितना होता है, ठीक है, आयतन बटे घनत्व होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। जहाँ पर t क्या है, डोरी का तनाव है, और m डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और m जो है डोरी की त्रिज्या, और d जो है वो डोरी का घनत्व है, ठीक है। यहाँ पर r क्या है,
यहाँ पर जो आर है ये क्या है, डोरी की त्रिज्या है, और ये जो डी है ये क्या है, डोरी का घनत्व है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ पर, क्या है वो है शॉक वेव्स। क्या है, SHOCK शॉक वेव्स। ठीक है, क्या होती हैं ये, इन्हें कहते हैं परिघाती तरंगे, परिघाती तरंगे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको समझते हैं कि हम देखते हैं दोस्तों कि आजकल वायुसेना के पास जो है एक तरह के लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर प्लेन है, जो वायु में ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से जो है वो उड़ सकते हैं। वायु के अंदर जो है वो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है उससे भी अधिक यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भी ज़्यादा तेज गति से वो उड़ सकते हैं। ठीक, और ऐसे जो विमानों को हम क्या कहते हैं, पराध्वनिक विमान कहते हैं, यानी कि सुपरसोनिक प्लेन कहते हैं। ऐसे विमानों को ध्यान रखना, सुपरसोनिक प्लेन क्या कहते हैं, इनको सुपरसोनिक प्लेन कहते हैं, प्लेन। क्लियर है, इनकी जो चाल है उसे कहते हैं पराध्वनिक चाल यानी कि सुपरसोनिक वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको हम, सुपरसोनिक वेलोसिटी। क्लियर है, सुपरसोनिक वेलोसिटी हम उनको कहते हैं। जब ऐसे किसी भी विमान की जो चाल है वो वायु में ध्वनि की चाल को अगर पार कर जाती है तो ठीक, ध्यान रखना, तो ठीक उसी समय यह विमान अपने पीछे शंक्वाकार विक्षोभ को छोड़ जाते हैं। शंक्वाकार विक्षोभ का मतलब है कि पीछे की ओर जो है, जब वायुयान इस प्रकार से, ये तो आगे की ओर चल रहा है रॉकेट, आपने देखा होगा कि रॉकेट इस प्रकार से आगे की ओर चलता है, तो उसकी पीछे की ओर जो है इस स्थिति इस प्रकार से बड़ा होता चला जाता है। ये तो आप देख रहे हैं कि ये स्थिति कैसी है, ऐसा करके शंक्वाकार की स्थिति है। तो एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता चला जाता है जो कि बराबर फैलता जाता है, और इस प्रकार के विक्षोभ को हम कहते हैं परिघाती तरंग। क्या कहते हैं इसको, हम परिघाती तरंग कहते हैं इस प्रकार के विक्षोभ को। ये जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है इसको हम कहते हैं शॉक वेव्स या परिघाती तरंगे। क्लियर है, इसी के साथ जो है एक जोर से धमाका होता है। कैसा होता है, एक जोर से धमाका होता है जिसको हम कहते हैं पराध्वनिक धमाका या सुपरसोनिक बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक बॉम्ब। क्लियर है, ये हम उसको कहते हैं। इस प्रकार की तरंग में ध्वनि अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि ऐसी जो तरंगे होती हैं इसके अंदर ऊर्जा जो है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि अधिक ऊर्जा, इसमें ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। ये जो ऊर्जा है ये इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी अधिक होती है कि जब किसी भी भवन के ऊपर से कोई सुपरसोनिक प्लेन जो है या कोई मिसाइल आदि गुजरती है तो भवन से कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर जाकर कोई एक बड़ा विस्फोट होता है जो कभी कभी भवन की खिड़कियों को क्या कर देता है, तोड़ देता है, खिड़कियों को यानी कि चटका देता है। खिड़कियों को मतलब जो शीशे लगे होते हैं उन शीशों को चटका देता है। ठीक है, जब समुद्र में मोटर बोट ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती है तो जल के पृष्ठ पर जो है वो एक बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा की तरंग उत्पन्न करती है। तो इसको हम परिघाती तरंग कहते हैं। जो ये परिघाती तरंग है इसको हम बो तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बो तरंगे। ये याद रखना क्योंकि ये बोट के द्वारा उत्पन्न तरंग है तो इसलिए हम इसको बो तरंग यानी कि बो वेव्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो मैंने आज कवर किए हैं अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का जो कंटेंट है, दो टॉपिक बचे हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना, इसलिए हमने सोचा कि अगली वीडियो में अगला कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।